नमस्कार, सिटी तहलका का न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ नवीन। और आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हरियाणा कांग्रेस सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। जल्द ही एक कार्यक्रम कांग्रेस की तरफ से हरियाणा में चलाया जा रहा है, जो हरियाणा मांगे हिसाब के नाम से एक कार्यक्रम है। हर एक विधानसभा में कांग्रेस जाएगी और इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस अभियान के माध्यम से क्या कुछ जवाब कांग्रेस की तरफ से मांगा जाएगा, वो बातचीत करेंगे। हम इस वक्त हमारे साथ पानीपत ग्रामीण से जो लगातार कांग्रेस की नीतियों को लेकर घर घर तक जा रहे हैं, कांग्रेस का प्रचार प्रसार घर घर तक कर रहे हैं, आर्य सुरेश मलिक जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि आने वाले 15 तारीख से जो कांग्रेस की ओर से हरियाणा मांगे हिसाब जो का अभियान चलाया जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ वो कहने वाले हैं और किस तरह की तैयारी है। मलिक साहब, कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है, हरियाणा मांगे हिसाब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह से इस अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा और इस अभियान में किस तरह का हिसाब कांग्रेस जो है वो मांगेगी? नवीन जी, सबसे पहले आपका यहाँ पहुँचने पर मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ और सिटी तहलका के तमाम दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत सादर नमस्ते। जैसा कि आपने सवाल किया, ये जो पूरा अभियान जो लॉन्च किया गया चंडीगढ़ से परसों, ये भाजपा की 10 साल की सरकार से हिसाब मांगा गया। उसमें एक एक करके जो, चाहे उसमें इनको जो पिछले आज से 2019 के जो वायदे थे, उनसे पूछा गया कि उसका वायदों का क्या रहा। उस पर इनको श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, बताना चाहिए कि हमने अपने चुनावी वायदा जो किया था भाजपा ने सरकार में आने के लिए, सरकार बनाने के लिए, उसका वो हिसाब दे कि हमने ये क्या क्या चुनावी वायदा पूरा किया। दूसरा, हम जब गली गली गांव गांव कॉलोनियों में घूमते हैं तो एक समस्या आप भी निश्चित तौर पर पाते होंगे कि रोजगार इस देश के सब युवाओं को चाहिए। चाहे वो ऐसी योजनाएं करें कि उनके द्वारा सृजित हो, उनके स्वयं के रोजगार मिले, या उनको सरकारी या प्राइवेट माध्यम से जैसे मिले। सबसे बड़ी समस्या ये है, जो मुझे लगता है कि कई सारी समस्याओं की मूल जड़ है बेरोजगारी। पढ़े लिखे युवा, आप विशेषकर हम अपने कॉलोनियों में, गांवों में देखते हैं कि वो बिल्कुल खाली बैठे, और वो खाली रहना ही अपने आप में गलत है। ये बेरोजगारी हरियाणा का पूरे देश के अंदर पहला स्थान उसका मिल गया। मैं आंकड़े आधारित बात करता हूँ, कोई ऐसी चुनावी गुलछर्रे नहीं कि जो मंच से बोल दिए जाएं। 9.72 9.72 बेरोजगारी दर हरियाणा की है, जो हरियाणा को सबसे पहले नंबर पे बेरोजगारी में ला के रख दिया 10 साल की भाजपा सरकार ने। एक बात। दूसरा, हरियाणा निवेश में बहुत प्रथम रहता है, जिसकी वजह से 2004 और 14 का जो माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का राज रहा, जिसमें हरियाणा में पूरा इस भारत देश के अन्य राज्यों के लोग ही नहीं, व्यापारी वर्ग ही नहीं, विदेशों तक की कंपनियां यहाँ आकर के निवेश किया, जिससे कि रोजगार के बहुत साधन और पूरा आय भी हरियाणा की बढ़ी, और प्रति व्यक्ति आय भी हरियाणा का बहुत प्रथम स्थान पर हरियाणा गया। आज निवेश के नाम पे भी इस प्रदेश को शून्य कर दिया। इस देश को, हमारे इस प्रदेश को ये धर्म और जाति पाति की बातें करके इस पर बांट कर जो ये राज लाना चाह रहे हैं और बार बार लोगों को पागल बनाना चाह रहे हैं, उससे ये प्रदेश की जनता पूरी जागरूक, सचेत, सजग, सावधान हो चुकी है कि इनको अब ये बार बार काट के अंडी नहीं चढ़ेगी। इनका वो हाल होगा जहाँ पे 2, 3, 4 सीटों पे रहा करते थे, वहीं पे ले जा कर के इस प्रदेश की जनता इनको छोड़ने वाली है। आखिरी तिमाही ये चल रही है। और भी जो आपने पूरा मुद्दे की बात करी, उसमें इन पे हर चीज़ पे महंगाई में एक तरफ तो रोजगार नहीं, महंगाई में सबसे ऊपर ला के रख दिया। आम व्यक्ति, आप एक सीधी सीधी बात करो, मुझसे अलग भी पूछता हूँ, आप भी शहर में रहते हैं, सचेत और बड़े एक्टिव हमारे साथी भाई हैं आप, क्या कोई नौकरी करके, कोई व्यवसाय करके, कोई अपनी कमाई से प्लाट खरीदने की स्थिति में है? आप भी ये बताओ साथ में। मुझे नहीं लगता कोई बेच करके तो कोई चीज़ खरीद सकता है। कोई अपनी आय से, कोई चाहे कि मैं किसी सेक्टर में मैं कोई जगह ले लूँ, उसको बना लूँ, हर चीज़ को इतनी दूर कर दिया। जो कहा करते थे हम अंतिम समाज के अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक अपनी चीज़ों का लाभ देंगे, योजनाओं का लाभ देंगे, उनके लिए तो बहुत दूर की कोड़ी की सपना बन के रह गया अपना मकान।
हर चीज़ में इन्होंने, महंगाई में, बेरोजगारी में। और आप आज देखो, आज से 10 साल पहले गांवों में, कॉलोनियों में नशे नहीं थे। नशे हुआ करते थे तो लोग थोड़ी सी शराब आदि तक हमने देखा है, या बीड़ी सिगरेट पिया करते थे। अब इतने प्रकार के नशे चल पड़े हैं, हम बच्चों को देखते हैं, बड़ी समस्याएं उनके सामने हैं। वो उससे अपराध बढ़ता है, जब नशा आएगा तो अपराध बढ़ेगा। तो बहुत सारे लोग नशे पर, देश का, हमारे प्रदेश का जो नौजवान है वो नशे की तरफ, नशे की लत में पड़ गया है। और जिससे अपराध में भी फिर हरियाणा को उस नशे, ड्रग्स ने, जो सूखे नशे इधर से आ रहे हैं, जो पहले पंजाब के और उधर से एंट्री किए, अब इस नशे ने हरियाणा को पूरी तरह से जकड़ लिया है। शायद ही कोई जिला बाकी है कि जहां पे गांव गांव, गली गली नशा ना पहुंच गया हो। ये सरकार की फेलियरनेस है। अच्छा, ये सरकार की फेलियरनेस है ना, कि नशा पहुंच गया तो आप कर क्या रहे हैं। उन जो नशा फैलाने वाले लोग हैं उनको वहीं के वहीं खत्म कर देना इनको चाहिए। ऐसी मिसाल पेश करनी चाहिए सरकार को और सरकारी तंत्र को और कानून का अमली जामा पहनाने वाले लोगों को, कि कोई हिम्मत नहीं कर सके कि किसी प्रकार नशे को भी आगे बढ़ा सके। अपराध में हरियाणा को नंबर 1 कर दिया। कोई भी व्यापारी, आप जगह जगह देखें, फिरौतियां मांगी जा रही हैं, अपहरण किए जा रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। ये किस चीज़ का परिणाम है? और फिर भी ये अपनी नैतिकता, मैं समझता हूँ ये बहुत अंदर से ज़्यादा ही मजबूत लोग हैं, जो पब्लिक में आकर किस मुंह से वोट मांगे। मुझे लगता है इनके पास कोई मुद्दा ही बचता है ये जिससे वोट मांगेंगे। गरीब आदमी की बात करें, आम आदमी की बात करें, फैमिली आईडी है, प्रॉपर्टी आईडी है, इस तरह की दिक्कतें बहुत है। किसी का राशन कार्ड कट गए, वो बड़ा मुद्दा रहा। कांग्रेस ने इसको बेबाकी से उठाया भी, फिर भी लोगों की आज निगम के बाहर चले जाएं तो कतार लगी मिलती है। क्या लगता है, इसको सरकार कंट्रोल में नहीं कर पाई? हाँ, मेरे को तो व्यक्तिगत तौर पे नवीन भाई बड़ी हैरानी होती है कि सरकार ने ई पोर्टल लागू किया। इन्होंने लागू किए 10 साल हो गए और ये समस्या, और ये हर दिन ये दावा भी आप अखबार में देखेंगे, किसी भी न्यूज़ चैनल, मीडिया के माध्यम से देखेंगे, ये कहते हैं हम इसका सरलीकरण कर रहे हैं, इस पोर्टल को सीधा कर रहे हैं, इसमें सुधार कर रहे हैं। लेकिन लगता है कि वो काम हुआ कि जो जो दवा की यूं मर्ज बढ़ता गया। इनसे 10 साल में कुछ सुधार तो नहीं हुआ। इस ई पोर्टल ने हर चीज़ को जो पोर्टल पे लाने का काम किया इन्होंने, उससे आम और खास सभी लोग इतना परेशान हुए कि चाहे प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, राशन कार्ड, कोई भी चीज़ को इन्होंने कहा कि पोर्टल से आप निकाल लेंगे। पोर्टल में बड़ी विडंबनाएं हैं, एक चीज़ उधर मांगी जा रही है, दूसरी जगह उसका कोई प्रोविजन ही नहीं है। हमने भी खुद एक जिला परिषद में प्रधान होने के नाते भी हम वहाँ बैठते हैं तो बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, बड़ी हैरानी होती है कि सरकार के पास कोई समस्या समाधान नहीं है। यदि आप उसको ठीक से लागू नहीं कर सकते तो आपको ख़त्म कर देने चाहिए। और मैं आपके माध्यम से सभी तमाम दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि हरियाणा सरकार, कांग्रेस सरकार आते हरियाणा के अंदर सबसे पहले ई पोर्टल सिस्टम को सब खत्म किया जाएगा। सीधा सीधा जो काम, सीधे चीज़ें मेंटेन होती थी हर व्यक्ति, अब तो ये हालत हो रही है कि रोजगार है नहीं, महंगाई ने उल्टा खा रखा है और घर में एक व्यक्ति को लगाना पड़ता है कि तू डेली ऑफिसों के चक्कर काट, सेंटरों के चक्कर काट, अपने कागज पूरा करना ही एक महाभारत हो चुकी है लोगों के लिए। भाजपा 5 सीट लूज कर गई लोकसभा में। अब विधानसभा को लेकर भाजपा भी पूरी तरफ से एक्टिव है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर लगातार जनसंवाद कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और साथ के साथ लोगों की समस्याओं का हल करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या लगता है, लोगों की समस्याओं का हल होगा? नवीन जी, हल करने का प्रयास करना था तो 10 साल से मनोहर लाल खट्टर यहीं थे, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री के पास सब ताकतें होती हैं, सारी शक्तियाँ होती हैं, सारे नियम कायदे कानून बनाने का हक होता है। बहुमत के साथ इस प्रदेश में थे तो कुछ भी कर सकते थे, बना सकते थे। ये खाली एक चुनावी ड्रामा, शकूफा फैलाया जा रहा है ताकि लोग भ्रमित हो जाएं कि वास्तव में कुछ करने जा रहे हैं और फिर ये वोटों की मंडी में इस वोटों को लूट करके ले जाएं। खाली ये प्रयास है, अब कुछ होने वाला नहीं है। जो होना था वो हो चुका, जनता अपना मन बना चुकी। ये इनकी जो 4-5 सीटें जो आई भी हैं वो केवल इसलिए आ गई कि इन्होंने कई तरीके से इस देश को भ्रमित किया। ये जो डेली इनकी जो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप जो यूनिवर्सिटी इनकी चलती है, उस पर जितना बड़ा जहर फैलाने का काम करते हैं लोगों के फ़ोनों में। सवेरे इस देश में और कुछ महंगा ना, कम से कम नेट के माध्यम से पूछ आ जाता है कि आप भाजपा को वोट नहीं देंगे तो आपका भविष्य खतरे में है, आपके पास ये वोट डालने का आखिरी मौका है। इस प्रकार का जो डर है ना, उनको
कुछ लोगों को से लगने लगता है कि शायद यही ठीक है, हम भूखा है, ये बचेगा। अच्छा। ये डर है। मुख्यमंत्री जी भी लगातार अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं, चेतावनी है कि भाई कोई भी व्यक्ति आए उसका तत्परता से काम होना चाहिए। क्या लगता है इस समय से रहते हो जाना चाहिए था, क्योंकि समय नजदीक है विधानसभा चुनाव का? निश्चित तौर पे नवीन जी, मैंने पहले ही आपको कहा कि 10 साल से ये लोग सत्ता में थे और ऊपर भी केंद्र में भी था। जब केंद्र में भी सरकार रहती है, नीचे भी रहती है, पूरा सहयोग रहता है। ऊपर भी 2004 से 14 तक कांग्रेस सरकार थी, जो गठबंधन की सरकार थी, सरदार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, और हरियाणा में माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस सरकार थी। तो हरियाणा ने दिन दोगुनी रात चौगुनी, जो मुहावरा है, वास्तव में उस स्पीड से उन्नति करी थी। चाहे खिलाड़ी था, किसान था, आम व्यक्ति था, व्यापारी था, कर्मचारी था, हर व्यक्ति प्रसन्न था। हरियाणा तरक्की के रास्ते पर ऐसे बढ़ता चला गया। और इनके साथ भी ठीक, मनोहर लाल जी के साथ भी ऐसा हुआ कि ऊपर भी भाजपा सरकार थी, नीचे भी भाजपा सरकार थी, तो क्यों नहीं किया? अब चुनाव है, नजदीक है विधानसभा, किस तरह से कांग्रेस हरियाणा में अब तैयारी कर रही है, किस तरह से फतेह करेगी? क्या कहेंगे कि जिस तरह से लगातार आप भी अभियान चला रहे हैं, क्या लगता है आप विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह से आप काम कर रहे हैं? हाँ, मैं इस बात का जवाब देने से पहले एक जो पिछला सवाल आपका था उसके बारे में एक लाइन और जोड़ना चाहूँगा। आपने कहा मनोहर लाल जी लोगों से मिल रहे हैं। आप मुझसे छोड़िए, भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी जाकर के पूछिए, जब उन्होंने कभी मनोहर लाल जी से मिलने का प्रयास किया तो क्या वो मिल पाते थे, और ये मिलते थे तो किस प्रकार की प्रतिक्रिया आगे से होती थी। मतलब उनके साथ कमाल का, आम व्यक्ति के तो छोड़िए, आम व्यक्ति के तो मिलने से वो रेंज से बाहर थे। तो वो मिलने मिलाने वाला सब जो ये चुनावी जो टोटके चल रहे हैं, ये है। अब आप कहते हैं अगले सवाल पे कि कांग्रेस की नीति क्या है। कांग्रेस में तो पिछले 2 साल में आप देखेंगे समाज का हर वर्ग, चाहे वो किसी भी जाति धर्म बिरादरी से हो, चाहे उसमें अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, रिटायर्ड भी, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता और आम व्यक्ति, पूरी तरह मन बना चुका, और उसी स्पीड में, उसी गति से ज्वाइनिंग भी हो रही है। पानीपत ग्रामीण की बात करें तो लंबी लाइन है कार्यकर्ताओं की, कैसे देखते हैं टिकट को लेकर? और सबसे ऊपर यदि नाम चला तो आर्य सुरेश मलिक का नाम है, किस तरह से देखते हैं? विश्वास करती है पार्टी, आपके ऊपर भरोसा करती है, आप पर दाव खेलती है, तो क्या किस तरह से काम? नवीन जी, सबसे ऊपर नाम का जवाब तो मैं स्वयं से नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हमारे सभी साथी हैं जो सभी अपने अपने स्तर पे बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की नीतियों का, जो भी तत्काल एजेंडे मुद्दे जो भी हैं, और सरकार, आने वाली सरकार क्या क्या करेगी जनमानस के हित में, एक एक नीति का प्रचार घर घर और हर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम हमारे साथी कर रहे हैं। और लंबी कतार निश्चित तौर पे होनी चाहिए। राजनीति में आदमी काम करता है तो हर किसी को लगता है कि मैं जनता के लिए और बेहतर काम कर पाऊंगा, इस प्रकार की महत्वाकांक्षा रखता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जिस किसी को भी भाई को टिकट मिलेगी, सभी उसके साथ। यहाँ पे इस सवाल पे आपको देखने वालों की रुचि थोड़ी बढ़ जाएगी कि इसका जवाब क्या होगा। मैं वास्तव में कहता हूँ वो दिन और वो दौर चले गए। आने वाले चुनाव में आप देखना, ना तो कोई मुझे ऐसे किसी साथी के मन में कोई दुर्भावना लगती है कोई ऐसा करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। और कोई ऐसा हम में से कोई ऐसी कोशिश भी करता है तो कहीं का नहीं रहेगा। जिसको भी टिकट मिलेगी उसके लिए दिन रात एक करने का काम करेंगे। और जनता अपना मन बना चुकी है, जनता ने जहां वोट डालना है ऐसी गलती कोई नहीं करने जा रहा है। और बल्कि ज्यादा आप देखेंगे, ज्यादा गुटबाजी तो भाजपा में। अनिल विज जी अपना राग लाप रहे हैं, रामविलास शर्मा जी के अंदर अपनी टीस है। केवल एक ही गुरु चेलों की सरकार करके सब कुछ वो करके वो चल रहा है। वहां पे बोलने की आज़ादी भी नहीं है। वहां पे कैप्टन अभिमन्यु जी अपना मन मारे बैठे हैं। बहुत सारा सिस्टम, जो सीनियर लोग थे उनको लगता है राव इंद्रजीत जी के आप डेली देख ही रहे हैं, बहुत सुर बदले हाँ, सुर बदले क्या पूरे अलट पलट हुए पड़ी हैं। और बहुत ही वरिष्ठ सांसद हैं माननीय धर्मवीर जी, तो उनके अपने आप इंटरव्यू देख सकते हैं। सारा गड़बड़ जाला तो वहाँ है, लेकिन वहाँ कम से कम अपनी अभिव्यक्ति रखने की आज़ादी नहीं है, एक डिक्टेटरशिप काम कर रही है। तो हमारे यहाँ कोई यदि कोई किसी बात पे कोई मत भिन्नता रहती है तो बोल देते हैं, तो उसका मतलब गुटबाजी नहीं है, वो एक विचारों की अभिव्यक्ति है।
निश्चित तौर पर हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में एक तरफा सरकार आने जा रही है। अंतिम सवाल रहेगा सर, आरएस सुरेश मलिक पे क्या एजेंडे हैं? यदि ग्रामीण जनता के बीच आप लगातार जा रहे हैं, जिस प्रकार से जनसंपर्क अभियान भी आपके चल रहे हैं, किस तरह की समस्याएं आप फेस कर रहे हैं? क्या कहती है जनता? किन समस्याओं को लेकर वो परेशान है? ऐसे कौन से काम हैं जो वास्तव में पानीपत ग्रामीण की जनता चाहती है? पानीपत ग्रामीण की जनता नवीन जी बहुत त्रस्त है और मुझे उम्मीद भी थी कि नया विधायक बनता है तो अपनी उन्नति करने के साथ साथ जनता की उन्नति भी करे, तो उस चीज़ को लोग सहन कर जाएंगे। लेकिन केवल अपनी निजी उन्नति करे और जनता और नीचे दस्ती चली जाए, नई नई चुनौतियों उनके सामने हो, उनको कोई पूछने वाला ना हो, जैसे दिल करे उनको कोई बिजली बोर्ड विभाग उनको अपने तरीके से उनको लूटता है। उनके पास कोई सीवरेज की व्यवस्था नहीं, स्वच्छ पानी की पीने की व्यवस्था नहीं। आदमी जब वोट डालता है सिर पे छत की उम्मीद भी करता है, वो तो देने का काम किया ही नहीं। बहुत सारी सरकार की योजनाएं थी जो कांग्रेस सरकार में हुई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नवीनीकरण योजना, जिसमें 80-80 हज़ार रुपये लोगों मिला करते थे, अपने मकानों की रिपेयरिंग किया करते थे, इन्होंने किसी को देने का काम नहीं किया। मैं वहाँ सेक्रेटरी में देखता हूँ 4-4 लाख रुपए मकानों को बनाने के नाम पे मिले, गांव में 100-100 गज को प्लाट देने के नाम पे सरकार, कांग्रेस सरकार ने लोगों का भला किया। ये मैं खुली आपके माध्यम से, इन्होंने क्या क्या किया ये श्वेत पत्र जारी करें, बताएं कि हमने क्या किया। और जहाँ तक आपने बात कहा क्या योजना है, पानीपत की जनता तो, और खासकर मैं कॉलोनियों में मैंने देखा जिस प्रकार से वो त्रस्त रहे, बेरोजगारी, महंगाई, तो उनको अपराध, नशा, इन सब चीज़ों ने तो घेरा ही घेरा और इस पोर्टलों ने उनको मार दिया। लेकिन मैंने इस वास्तव में, मैं नवीन जी एक इनफॉर्मली आपको बता रहा हूँ, बड़ा बुरा लगता है कि जब लोग अपने इलाज के लिए अपना घर बेचते हैं, वो बाहर से लोग आए, उन्होंने बड़ी ईमानदारी से मेहनत करी, 10-10, 12-12 हज़ार, वो यहाँ पे पानीपत में उन्होंने 3-3, 4-4 हज़ार रुपये नौकरी शुरू होकर के वो बड़े मुश्किल से वो 20-30 हज़ार रुपये तक नौकरी तक पहुँचे, 15 हज़ार की नौकरी तक। उन्होंने धीरे धीरे किस्तों में करके बड़े महंगे ब्याजों पे कोई को प्लाट लिए, किसी 50 गज का, 40 गज का, 30 गज का, 80 गज का उन्होंने बनाया। और जब कोई बीमार उनके यहाँ हो जाता है तो वो मकान उनका बिक जाता है, या उस मकान पर इतना लोन वो किसी से भी प्राइवेटली या कैसे भी लेते हैं, वो धीरे धीरे जब नहीं बिकता तो 1-2 साल में ब्याज चढ़ करके वो बिक जाता है। और कुछ लोग तो ऐसा भी विचार करते हैं कि शायद पता नहीं बीमारी ठीक होगी या नहीं होगी, कभी ये मकान भी जाता रहे। उनको मुझे लगता है इससे बड़ी कुछ नहीं हो सकती कि वो मौत का इंतज़ार करते हैं। वो लगता है कि चलो बेशक मौत ही आ जाए लेकिन कम से कम घर बच जाए। और बहुत सारे लोग तो अपने संबंधों में, अपने उस मेर ममता में अपना घर तक बेचते हैं। तो इससे बुरी राजनीति को गाली कोई हो नहीं सकती। यदि राजनीति में व्यक्ति आता है, राजनीति के असली मायने, राजनीति ने दुनिया के इतिहास रचे हैं और राजनीति के माध्यम से कोई भी देश, समाज और राष्ट्र तरक्की करता है और उसकी संस्कृतियाँ पनपती हैं। लेकिन राजनीति बड़ी ईमानदारी से आगे बढ़नी चाहिए। लेकिन राजनीति केवल मुझे लगता है धनोपार्जन करने का, अपनी निजी तरक्की करने का काम किया। और जो लोग भूखे पेट सोते हैं, तभी मैंने एक दिन में एक विचार करता था, मैंने किया एक दिन, मैंने कॉलोनी में कहीं ऐसा दृश्य देखा कि गरीब का चूल्हा रोता है और विधायक बंगले में सोता है। तो इस प्रकार की स्थिति नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक हमारा सवाल है, हम अपना एक एक चीज़ लोगों के बीच में लेकर के जा रहे हैं। जनता का विश्वास कांग्रेस के साथ है, हमारे साथ है, हम उस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और निश्चित तौर पे अब की बार पानीपत ग्रामीण में कांग्रेस का झंडा, कांग्रेस का लठ गड़ने वाला है। आम व्यक्ति का विकास देखता पहले 6 महीने में आपको नजर आएगा कि सरकार किस प्रकार से आम व्यक्ति की अपने राज व्यवस्था के माध्यम से किस प्रकार सेवा कर सकती है। पानीपत ग्रामीण से कांग्रेस जनता का विश्वास इस बार जीत पाएगी? निश्चित तौर पे जीत चुकी है, जीत चुकी है। सभी लोग अपना प्रयास कर रहे हैं और हमें ज़्यादा करने की नहीं। मैंने जो कहा कि जिन लोगों की जिम्मेदारी थी काम करना पिछले 10 साल से, वो अपना काम कर नहीं पाए, उन्होंने किया नहीं। बहुत अच्छा मौका था उनके पास काम करने को। हरियाणा में भी एक तरफा उनकी सरकार थी, पूर्ण बहुमत से सरकार थी, चाहे दूसरी बारी गठजोड़ से भी की तो बड़े आसानी से किया। जब निजी तरक्कियां आसानी से हो सकती हैं तो जनता काम भी आसानी से किया जा सकता है। और ऊपर भी भाजपा की सरकार थी, लेकिन जनता को देखा नहीं गया। केवल राजनीति का चुनाव, राजनीति की व्यवस्था अपनी निजी तरक्की करने तक सीमित है।
चलिए, आर्य सुरेश मलिक को आप सुन पा रहे थे। हरियाणा मांगे हिसाब को लेकर इस प्रकार से लगातार कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेता तैयारी कर रहे हैं और जल्द ही इस अभियान के माध्यम से हरियाणा भर में लोगों के बीच कांग्रेस के तमाम जो लीडर्स हैं, कार्यकर्ता है, वो पहुंचेंगे और कांग्रेस इस बार पूरी तरह से सरकार को घेरने की तैयारी में है। आप सभी से अपील रहेगी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।